नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में। एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी में छिपा है एक नया रोमांच। यहां आपको मिलेंगी प्यार, तकनीक और जादू की अनोखी कहानियां। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए। अध्याय 41। मां के बैंक खाते में पैसे भेजना। आदित्य अब अपने विला में अकेला था। वह सीधे अपने कमरे में गया और काले रंग का केस टेबल पर रख दिया। फिर उसने उसे खोला और अंदर रखी एनर्जी पिस्टल को पकड़ लिया। उन लोगों ने मुझसे इस काले केस के बारे में पूछा भी नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे विश्वास था कि यह फरहान का काम था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्षेत्र के सभी कर्मियों को पहले से ही ऊपरी प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया था कि उसे सर्वोत्तम संभव उपचार दिया जाए। आदित्य को पहले ऊर्जा पिस्तौल को स्पष्ट रूप से देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह टैक्सी चालक को डराना नहीं चाहता था। अब जब उसने इसे करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस हथियार के बारे में और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। यह अपने आकार की तुलना में बहुत हल्का था और पिस्तौल का हैंडल उसके हाथ में थोड़ा ठंडा लग रहा था। जब उसने पिस्तौल को हल्के से हिलाया तो ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ये किस तरह का ऊर्जा स्रोत है? उसने नीली रोशनी को देखते हुए बुदबुदाया। इस एनर्जी पिस्तौल से उसे ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। आखिरकार लक्ष्मण वर्मा के आदमी अंधेरे में उसका इंतजार ही कर रहे थे। आदित्य ने बाथरूम जाने से पहले एनर्जी पिस्तौल को काले डिब्बे में रख दिया। पहले की भागदौड़ की वजह से वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वह तनाव दूर करने के लिए गर्म पानी से नहाना चाहता था। 15 मिनट के गर्म पानी से नहाने के बाद उसने आरामदायक कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपना फोन उठाया और चैतन्य का एक संदेश देखा। अरे आदित्य, क्या तुम जेल में उस मोटे कमीने से मिलना चाहोगे? मैं सच में उसके चेहरे पर वह भाव देखना चाहता हूं जब वह हमें देखता है। आदित्य ने संदेश देखकर ठहाका लगाया। वह जेल में जगदीश सेठ से भी मिलना चाहता था। दुर्भाग्य से लक्ष्मण वर्मा के आदमी आजकल उसके पीछे पड़े हुए थे। अगर वह बिना जरूरी तैयारी के बाहर जाता है तो ये खतरनाक होगा। उसने रात के खाने के लिए कुछ बनाने से पहले चैतन्य के टेक्स्ट संदेश का जवाब दिया। आदित्य को अपने बड़े से विला में अकेले खाना खाते समय थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उसने जो स्वादिष्ट बीफ स्टेक पकाया था वह किसी कारण से फीका था। वह अपने माता पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार वे क्या खा रहे होंगे। जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तो उसे याद आया कि वे आमतौर पर रात के खाने में सूखी मछली और चावल खाते थे। कभी कभी वे बस कुछ शकरकंद उबाल लेते थे। आदित्य उन यादों को याद करके मुस्कुराया। उस समय उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे खाने के लिए कुछ देने की हर संभव कोशिश की। आदित्य ने अपना फोन उठाया और अपनी मां के बैंक खाते में 50,000 पैसा भेज दिए। उसने बड़ी रकम नहीं भेजी क्योंकि इससे उसके ईमानदार माता पिता डर सकते थे। अपनी मां को पैसे भेजने के बाद उसने उन्हें फोन करने का भी फैसला किया। रिंग रिंग रिंग। फोन 3 बार बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। बेटा, कैसे हो? क्या तुमने खाना खा लिया? यह उसकी मां की स्नेह भरी आवाज थी। कौन है वह? खांसी खांसी। एक कमजोर सी आवाज भी धीरे धीरे सुनाई दी। आदित्य ने अपने पिता की तेज खांसी सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। माँ, मैं ठीक हूँ। आप लोगों का क्या हाल है? पिताजी को क्या हो रहा है? उसके माता पिता का फोन पुराने संस्करण का कीपैड वाला था, इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख सकता था, लेकिन उन्हें खांसते हुए सुनकर वह बता सकता था कि उसके पिता बीमार हैं। हम यहाँ ठीक हैं, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी को बुखार है, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद वे ठीक हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत मजबूत इंसान हैं। उसकी माँ ने हल्के से जवाब दिया। मुझे लगता है तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। आदित्य ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके पिता वाकई मजबूत थे और यह सब इसलिए था क्योंकि उन्होंने हर तरह के भारी भरकम काम किए थे। हालांकि वे बूढ़े हो रहे थे और उनका शरीर अब पहले जैसा स्वस्थ नहीं रहा। माँ, मैंने आपको कुछ पैसे भेजे हैं। आपको पिताजी को अस्पताल ले जाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। तुमने फिर से पैसे भेजे। बेटा, तुम्हें अपने पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। हमारे पास अभी भी कुछ बचत है। वह जानती थी कि उसका बेटा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था और उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा खुद पर बहुत ज्यादा कंजूसी करे। ये सुनकर आदित्य की आंखें कांप उठीं। उसके माता पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। माँ, मैं अब एक अलग कंपनी में काम कर रहा हूँ और इसे मेरा एक करीबी दोस्त चलाता है। मेरी तनख्वाह पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। मैं भविष्य में आपको और पैसे भेजूंगा। सच में? ये तो बढ़िया है। तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? वह अपनी माँ की आवाज में खुशी सुन सकता था।
मैं उससे कुछ समय पहले मिला था। उसके परिवार के पास यहाँ शहर में एक बिल्डिंग है। उसका नाम टेरेंस है। वह एक अच्छा लड़का है। आदित्य टेरेंस को सिर्फ एक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। उसकी माँ बहुत समझदार थी और उसे डर था कि वह उसके झूठ को पहचान लेगा। आदित्य ने अपनी माँ से 20 मिनट से ज्यादा बात की, फिर उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। तुम हमारे बेटे से इतनी देर से बात कर रही हो। फोन मुझे दो। खांसी खांसी। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? आदित्य ने चिंतित होकर पूछा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? ये तो सामान्य बुखार है। खांसी खांसी, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मुझे अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खांसी खांसी, उसके पिता ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर जो भी लिखे वही खरीद लेना चाहिए। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। बस, अब बहुत हो गया। मुझे बताओ कि शहर में तुम्हारा जीवन कैसा है? उसके पिता ने तुरंत विषय बदल दिया। आदित्य ने आह भरकर अपना सिर हिलाया। उसके पिता एक जिद्दी आदमी थे। उसने फ़ोन काटने से पहले अपने पिता से थोड़ी देर बात की। हालांकि 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा। यह उसकी माँ के नंबर से आया कॉल था। माँ, क्या हुआ? क्या आप कुछ कहना भूल गईं? आदित्य, क्या हो रहा है? क्या तुमने ये 50,000 पैसा भेजे हैं? ये बहुत ज़्यादा है। तुम्हें कुछ अपने लिए भी रख लेना चाहिए। उसकी माँ की तेज़ आवाज़ से उसके कान लगभग दुखने लगे। अध्याय 42 उन्नत कृत्रिम जीवन रूप। आदित्य के पास पैसे के स्रोत के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने माता पिता को हाल ही में अर्जित की गई संपत्ति के बारे में बताना अभी भी बहुत जल्दी था। आखिरकार, वह कुछ दिन पहले ही एक निर्माण मजदूर था और यह बहुत चौंकाने वाला होगा अगर उन्हें पता चले कि उसने एक सप्ताह से भी कम समय में इतनी संपत्ति अर्जित की है। 10 मिनट से ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार उसने अपनी माँ को यकीन दिलाया। उसने फ़ोन काट दिया और अपने बेडरूम में चला गया। हाल ही में लक्ष्मण वर्मा के आदमियों के साथ हुई मुठभेड़ की वजह से उसे उस रात सोने में काफ़ी मुश्किल हुई। अगली सुबह आदित्य सिर दर्द के साथ उठा। उसने अपने सिर को पकड़ा और अपनी कनपटियों को मालिश किया, इस उम्मीद में कि इससे दर्द कुछ कम हो जाएगा। अच्छी बात यह थी कि यह किसी तरह काम कर गया। वह अपने बिस्तर से उठा और खुद को पूरी तरह से जगाने के लिए एक ठंडा स्नान किया। फिर उसने अपने प्रशिक्षण कपड़े पहनने से पहले अपने दांत ब्रश किए। उसने अपने शरीर में मौजूद तनाव को दूर करने के लिए आज सुबह कुछ कसरत करने की योजना बनाई। वह जिम रूम में गया और सेना के सैन्य अभ्यास का पालन किया। यह एक ऐसी दिनचर्या थी जो एक सुपर सैनिक के रूप में 10 वर्षों के अनुभव के साथ आई थी। गहन कसरत के बाद वह पसीने से लथपथ था। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया। अब आप अपने दैनिक पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। क्या आप अपना दैनिक पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। जैसे ही उसने अपना फ़ोन ऑन किया, स्क्रीन पर वही संदेश दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से हाँ का विकल्प दबाया। बधाई हो, आपने 10 लाल पैकेट प्राप्त किए। क्या आप अपने लाल पैकेट खोलना चाहते हैं? हाँ। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसे 10 लाल पैकेट मिले हैं। उसने जल्दी से हाँ पर क्लिक किया और जल्द ही उसकी स्क्रीन पर संकेतों की एक श्रृंखला दिखाई दी। बधाई हो, आपने एकदम नया सुबारू फॉरेस्टर 2023 प्राप्त कर लिया है। बधाई हो, आपने 300,000 पैसा का दावा किया है। बधाई हो, आपने 2,500,000 पैसा का दावा किया है। बधाई हो, आपने 50 साल का चित्रकारी और सुलेख अनुभव होने का दावा किया है। बधाई हो, आपने 10 साल का खाना पकाने का अनुभव होने का दावा किया है। बधाई हो, आपने उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाने का एक मौका प्राप्त किया है। बधाई हो, आपने सुपर यॉट सेरेन पर अपना हक जमा लिया है। बधाई हो, आपने 20 साल का मय थाई और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स अनुभव प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बधाई हो, आपने एकदम नई लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो प्राप्त की है। बधाई हो, आपने स्टारबक्स के 7% शेयर का दावा किया है। आदित्य रहस्यमय ऐप से जो चीज़ें ले रहा था उससे वह लगभग अंधा हो गया था। हालांकि जिस इनाम ने उसका ध्यान खींचा वह था एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाने का मौका। अचानक उसके दिमाग में विदेशी यादें आने लगीं। ये किसी पुराने टेप की तरह बार बार किसी क्लासिक मूवी की तरह चलने लगी। सबसे छोटी याद खाना पकाने के 10 साल के अनुभव की थी। खाने की सभी तरह की रेसिपी और खाना पकाने की तकनीकें उसकी याददाश्त में समा गई थीं। अगली याद 20 साल के मय थाई और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अनुभव की थी। कोहनी से वार, बैकहैंड स्ट्राइक, स्पिनिंग बैक किक, ग्रैपलिंग और कई अन्य लड़ाई की तकनीकें उसकी याददाश्त में जुड़ गईं। जिस क्षण ये तकनीकें उसके दिमाग में आईं, उसके शरीर में भी कुछ बदलाव आए।
उसके कंधे चौड़े हो गए, उसके पेट की मांसपेशियां और उभरी हुई हो गईं, और उसकी बाइसेप्स और दूसरी मांसपेशियां अब बहुत मजबूत और ताकत से भरी हुई थीं। सबसे खास बदलाव उसकी आंखों में देखा जा सकता था। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत दिख रहा था, जैसे किसी जानवर ने अपने नुकीले दांत और पंजे वापस खींच लिए हों। इस बीच पेंटिंग और सुलेख के 50 साल के अनुभव जल्द ही उसके दिमाग में आ गए। ये रहस्यमय ऐप से उसका दावा किया गया सबसे लंबा अनुभव था। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि उनके पास सही सामग्री हो तो वे किसी भी चीज का अति यथार्थवादी चित्र बना सकते हैं। आदित्य ने अपनी कनपट्टियों की मालिश की। इस बार उसे बहुत अनुभव हुआ। हालांकि इसके बाद उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग फर्श पर गिर गया। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना डिवाइस चालू किया और नोटिफिकेशन को देखा। ये रहस्यमय ऐप से था। उसने जल्दी से उस पर क्लिक किया और उसे जल्द ही एक कैरेक्टर कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर पर निर्देशित किया गया। यह क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। उसने सॉफ्टवेयर के ऊपरी हिस्से को देखा और पढ़ा कि क्या लिखा था। कृपया अपना उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाएं। उसने जो देखा वह ऑनलाइन गेम में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसा था। वह कैरेक्टर की आंखें, नाक और शरीर के दूसरे अंगों को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता था। तो यह उन्नत कृत्रिम जीवन रूप है। तो यह आधा मानव आधा रोबोट जैसा है। आदित्य अभी भी अवधारणा से थोड़ा भ्रमित था, लेकिन वह इसका अधिकांश भाग समझ सकता था। क्या मुझे एक बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर वाला बॉडीगार्ड बनाना चाहिए? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि उसे 20 साल का मय थाई और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अनुभव था, फिर भी उसे लगा कि यह काफ़ी नहीं है क्योंकि वह एक बड़े ड्रग कार्टेल का सामना कर रहा था। अगर उसके पास एक बॉडीगार्ड होता जो खतरनाक परिस्थितियों में उसकी मदद कर सकता, तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती। क्या मुझे एक पुरुष या एक महिला बनानी चाहिए? अगर मैं एक मांसल और लंबा पुरुष बनाऊं, तो वह बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला होगा। अगर मैं एक सुंदर और सेक्सी महिला बनाऊं, तो वह बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होगी। आदित्य इन दोनों के बीच उलझा हुआ था। 10 मिनट तक दिमाग लगाने के बाद उसने आखिरकार एक पुरुष अंगरक्षक बनाने का फैसला किया। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह एक सुंदर महिला नहीं बना सका, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी। उन्होंने अपने मन में बनी छवि को अनुकूलित करना शुरू कर दिया। चरित्र अनुकूलन सॉफ्टवेयर इतना विस्तृत था कि उन्हें शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों को संपादित करने का विकल्प भी दिया गया था। 40-50 मिनट से अधिक समय के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी कल्पना की गई छवि के आधार पर एक चरित्र बनाया। क्या आप यह उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाना चाहते हैं? हाँ, आदित्य ने हाँ पर क्लिक किया। अचानक एक धातु का बक्सा जो ताबूत के आकार का था, उसके सामने प्रकट हुआ। जब उसने धातु के बक्से को छुआ तो उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और धातु के बक्से का ढक्कन उसकी हैरान निगाहों के सामने धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक आदमी लेटा हुआ था जो 6 फीट लंबा था। उसके छोटे छोटे काले बाल थे और उसका चेहरा साधारण सा था, लेकिन तराशा हुआ था। उसका फिगर किसी प्रशिक्षित एथलीट जैसा लग रहा था, थोड़ा मांसल और सहनशक्ति के लिए बना हुआ। उसकी त्वचा थोड़ी सांवली थी जिस पर निशान थे। यह आदमी आधा एशियाई और आधा अफ्रीकी लग रहा था। आदित्य ने अपने शरीर पर निशान क्यों जोड़े? इसका कारण यह था कि वह एक मजबूत छवि बनाना चाहता था जो सबसे बहादुर लोगों को भी डरा दे। अध्याय 43 करण आदित्य ने जब इस लड़के को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया चौंकने वाली थी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। रहस्यमय ऐप ने उसे पहले ही बहुत सारे आश्चर्य दिए थे और यह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। धातु के बक्से के अंदर लेटा हुआ व्यक्ति किसी इंसान से अलग नहीं था। आदित्य ने उस आदमी की बांह पर हाथ फेरने की भी कोशिश की और जब उसे उस आदमी के शरीर की गर्माहट महसूस हुई तो वह हैरान रह गया। अचानक उस आदमी की आंखें खुल गईं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांत भाव से आदित्य को घूरने लगा। फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ, जिससे उसका केला ऊपर नीचे हिलने लगा। ये देखकर आदित्य का मुंह फड़क उठा। जब वह इस उन्नत कृत्रिम जीवन रूप को अनुकूलित कर रहा था, तो आदित्य ने उसके व्यक्तित्व को प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक के समान बनाने के लिए प्रोग्राम किया। आदित्य के पास अपने कारण थे कि उसने इस व्यक्ति को आधा एशियाई और आधा अफ्रीकी दिखने के लिए क्यों अनुकूलित किया। वह एक अफ्रीकी भाड़े के सैनिक की पहचान बनाना चाहता था जो अब उसका अंगरक्षक बन रहा है। शुरू में वह एक महिला बनाना चाहता था क्योंकि लोग गंभीर परिस्थितियों में उन्हें अनदेखा कर देते थे। हालांकि उसने देखा कि पुरुष शरीर वाला उन्नत कृत्रिम जीवन रूप महिला शरीर वाले की तुलना में अधिक मजबूत था। तुलना को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए महिला जीवन रूप की शक्ति स्तर 10 थी, जबकि पुरुष जीवन रूप की शक्ति स्तर 12 थी। इसके बारे में जानने के बाद उसने निर्णायक रूप से एक पुरुष जीवन रूप बनाया। अब से तुम्हारा नामकरण होगा। तुम दक्षिण अफ्रीका से आए एक भाड़े के सैनिक थे, लेकिन अब तुम मेरे अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे हो।
तुम मुझे बस बॉस कह सकते हो। आदित्य को अब थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि उसके पास करण था। इस लड़के की शारीरिक क्षमताएं एक औसत वयस्क पुरुष की तुलना में 10 गुना बेहतर थीं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में दुनिया का सबसे मजबूत आदमी औसत वयस्क पुरुष की तुलना में केवल 4 गुना अधिक मजबूत था। हाँ बॉस, करण ने गहरी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, मेरे पीछे ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ढूंढ लूंगा। आदित्य एक नग्न आदमी से बात नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसके नए कर्मचारी आज से काम करना शुरू कर देंगे। अगर वे नग्न करण को देखेंगे तो वे गलतफहमी में पड़ सकते हैं। जल्द ही करण ने गहरे नीले रंग का सूट और उससे मेल खाता नीला ट्राउजर पहन लिया। कपड़ों का यह सेट ही एकमात्र ऐसा था जो करण के मांसल शरीर पर फिट हो सकता था। वे उसके चलने फिरने में भी बाधा डाल रहे थे, लेकिन आदित्य कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कपड़ों का दूसरा बड़ा सेट नहीं था। अभी के लिए बस यही पहन लो, मैं किसी से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदवा दूंगा। हाँ बॉस, करण ने सिर हिलाया। बीप बीप बीप, उसके दरवाजे की घंटी अचानक 3 बार बजी। ये तो वे ही होंगे। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए मुस्कुराया। उसके नए कर्मचारियों के आने का समय हो गया था। चलो चलें, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आदित्य नीचे चला गया, जबकि करण चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब आदित्य ने दरवाजा खोला तो उसने कबीर सेन और अन्य लोगों को देखा। सुप्रभात बॉस, उन्होंने सिर झुकाकर उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सब लोग, अंदर आ जाओ। जब आदित्य ने दरवाजा खोला तो वे दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक सख्त दिखने वाला आदमी खड़ा है। आदित्य ने उनके डरे हुए चेहरे को देखकर मन ही मन हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिक काल भी करण की शक्तिशाली उपस्थिति से भयभीत था। आराम करो सब लोग, ये करण है, वह मेरा अंगरक्षक है। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। करण ने अपनी नजरें सब पर घुमाईं। वे तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो गए, उसकी नजरों से नजरें मिलाने से डरते हुए। सिर्फ काल ने उसका अभिवादन करने के लिए अपना सिर हिलाया। आदित्य अपने कर्मचारियों को अपने अध्ययन कक्ष में ले आया। उसने उनके वेतन और लाभों के बारे में भी चर्चा की। पूरे समय करण उसके पीछे खड़ा था, इसलिए उसके कर्मचारी पूरी बातचीत के दौरान घबराए हुए थे। फिर भी उनकी चर्चा सुखद रूप से समाप्त हुई और सभी लोग उसके द्वारा दी गई शर्तों से संतुष्ट थे। मैं जल्दी ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। इस बीच तुम्हें विला से परिचित हो जाना चाहिए। काल और जिग्नेश, तुम लोग यहीं रहो, बाकी लोग अब जा सकते हैं। आदित्य अपने माता पिता से मिलना चाहता था, खासकर यह जानने के बाद कि उसके पिता बीमार हैं, लेकिन पहले उसे अपने कर्मचारियों से निपटना था। जिग्नेश और काल कमरे में ही रहे जबकि अन्य लोग चले गए। जिग्नेश, मैं चाहता हूं कि तुम सभी का अनुबंध उसी आधार पर लिखो जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। साथ ही कृपया एक प्रतिष्ठित दर्जी ढूंढो जो तुम्हारी वर्दी बनाएगी। तुम इस पर सभी की राय भी ले सकते हो। अगर तुम लोगों ने अपनी वर्दी के डिज़ाइन तय कर लिए हैं तो मुझे डिज़ाइन दिखाओ और हम देखेंगे कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। अंत में कृपया करण के लिए कुछ कपड़े ढूंढो। जिग्नेश उनके बटलर के रूप में काम करेगा और वह इस समय अपने विला में सबसे वरिष्ठ कर्मचारी था, इसलिए वह ये काम केवल उसे ही दे सकता था। हाँ बॉस, जिग्नेश ने सिर हिलाकर निर्देश स्वीकार किया। काल, करण का नाप लेने के बाद केतन, तुम हमारे साथ चले जाओगे। ठीक है बॉस। काल ने अपने युवा बॉस की आंखों में कठोरता देखी तो वह तुरंत गंभीर हो गया। जिग्नेश द्वारा करण का नाप लेने के बाद आदित्य ने काल और करण के साथ विला से निकलने से पहले जिग्नेश को कुछ निर्देश दिए। वह अपनी नई कारों की तलाश में गराज की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण वर्मा के आदमियों को पहले से ही पता था कि वह होंडा सिविक टाइप आर चला रहा है, इसलिए उसे चलाना समझदारी नहीं होगी। जब वे गैराज में पहुंचे तो आदित्य ने अपनी होंडा सिविक टाइप आर के बगल में 2 नई कारें देखीं। एक ग्रे रंग की एसयूवी थी जबकि दूसरी फिरोजी रंग की स्पोर्ट्स कार थी। काल की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उसने लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो को देखा। उसने पहले कभी ऐसी कार नहीं देखी थी। जहां तक करण का सवाल है, उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह चुपचाप आदित्य के पीछे पीछे चलता रहा। हम एसयूवी चलाएंगे, तुम चलाओ। आदित्य ने कार की चाबियां काल की ओर फेंकी, जिसने उसे देखकर चौंक कर देखा। मैं चला रहा हूं। ये सवाल पूछते समय उसे बेवकूफ़ी महसूस हुई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम गाड़ी चलाना जानते हो? बेशक, इसे मुझ पर छोड़ दो बॉस। काल ने उत्सुकता से उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। आदित्य और करण के अपनी सीट पर बैठने के बाद वह जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? काल ने आईने में आदित्य को देखते हुए पूछा। विक्टोरिया, लगुना, आदित्य ने अपनी सीट पर झुकते हुए उत्तर दिया।
अध्याय 44 पारिवारिक पुनर्मिलन। इलाके से निकलने के बाद आदित्य ने किसी को भी उनका पीछा करते नहीं देखा। लक्ष्मण वर्मा के आदमियों को नहीं पता था कि उनके पास सुबारू फॉरेस्टर है। ये रंगा हुआ भी था, इसलिए अगर कार पर लोग नज़र भी रखते तो भी कोई नहीं जान पाता कि अंदर कौन है। विक्टोरिया लगुना में एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी लगभग 43,000 है। ये छोटा सा शहर देश की बत्तख पालन की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह अपने विचित्र लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बलूत शामिल है, एक निषेचित बत्तख का अंडा जिसे उबालकर गर्म होने पर ही खोल में खाया जाता है। ये व्यंजन महारलिका देश में प्रसिद्ध था क्योंकि यह आम लोगों के लिए किफ़ायती था और साथ ही इसके अनूठे स्वाद के कारण भी जो स्थानीय लोगों को बहुत पसंद था। आदित्य ने पहले भी बलूत खाने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार खाने के बाद उसने दोबारा कोशिश नहीं की। वे जल्द ही सैन बेनिटो के एक पड़ोस में पहुंच गए। उनके माता पिता के पास इस क्षेत्र में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और वे जीविका के लिए शकरकंद और मकई जैसी कृषि फसलें उगाते हैं। उन्हें काटने में काफ़ी समय लगता है। मीठे मकई को पकने में 70 दिन या उससे ज़्यादा समय लगता है, जबकि शकरकंद को पकने में काफ़ी समय लगता है, यानी लगभग 120 दिन। जबकि उनकी फसलें अभी भी बढ़ रही हैं, उनके परिवार को पैसे और भोजन बचाना पड़ा। ये प्रक्रिया बस खुद को दोहराती है, चाहे वे कोई भी फसल क्यों न लगाएं। मुख्य सेक्सनार्ड के पास एक पड़ोस की विविध दुकान के सामने एक ग्रे एसयूवी रुकी। ये दुकान बड़ी नहीं थी और वे जो सामान बेचते थे वे केवल सबसे आम सामान थे, जैसे अंडे, खाना पकाने का तेल, मछली की चटनी और कुछ स्थानीय डिब्बाबंद उत्पाद। महारलिका में इस तरह की दुकानें आम हैं और स्थानीय लोग उन्हें सारी स्टोर कहते हैं। हालांकि उनके सामान की कीमतें किराने की दुकानों की तुलना में अधिक हैं, लेकिन सारी स्टोर बुनियादी वस्तुओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं क्योंकि किराने की दुकानें केवल शहरी क्षेत्रों में ही मिल सकती हैं। आदित्य ने कार के दरवाज़ा खोलने का इंतजार नहीं किया। वह गाड़ी से बाहर निकला और उस जानी पहचानी जगह को घूरने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और ताज़ी हवा में सांस ली। मैं आखिरकार लंबे समय के बाद यहाँ वापस आ गया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। बॉस, आप पहले भी यहीं रहते थे? आदित्य की बातें सुनकर काल ने आश्चर्य से पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। बस कार यहीं छोड़ दो, उसने कहा और पास की साड़ी की दुकान की ओर चल दिया। स्टोर के अंदर एक बूढ़ी महिला थी और उसके हाथ में कॉफ़ी का कप और ब्रेड का टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह नाश्ता कर रही थी। गुड मॉर्निंग दादी डेजी, आदित्य ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। बुढ़िया की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने युवक को अपना नाम पुकारते सुना। वह उसके करीब गई और आदित्य के चेहरे को गौर से देखा। तुम जाने पहचाने लग रहे हो युवक, उसने कॉफ़ी का प्याला और ब्रेड लकड़ी की मेज़ पर रखते हुए बुदबुदाया। आदित्य उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। दादी डेजी, मैं आदित्य सक्सेना हूँ। क्या आप मुझे भूल गईं? ये सुनकर बुढ़िया की भौहें ऊपर उठ गईं। ये तो तुम हो, तुम बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। अब तुम एक सफल व्यक्ति लगते हो। शहर में तुम्हारी जिंदगी ज़रूर अच्छी रही होगी। ये बूढ़ी महिला उनकी पड़ोसी थी और उनका परिवार अक्सर उनकी दुकान से कुछ न कुछ खरीदता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य ने उस बूढ़ी महिला से विदा लेने से पहले कुछ देर बातचीत की। फिर वह एक खड़ी और ऊबड़-खाबड़ सैक्सन सड़क पर चल पड़ा। परिचित परिवेश को देखते हुए आदित्य कुछ भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये वह जगह थी जहां वह बचपन में खेला करता था। जब वह अपने बचपन की यादों को याद कर रहा था तो वे जल्द ही एक निपा झोपड़ी के सामने पहुंच गए। इसकी दीवारें बांस का उपयोग करके बनाई गई थीं, जबकि इसकी छत सूखे ताड़ के पत्तों का उपयोग करके बनाई गई थी। आदित्य ने जब ये साधारण सा घर देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। इस छोटी सी झोपड़ी में उसके बचपन की बहुत सारी यादें छिपी थीं। वह धीरे धीरे और सावधानी से कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा। अचानक घर से दो लोग निकले। एक महिला थी जो धुले हुए कपड़े पहने थी, जबकि दूसरा एक आदमी था जो गंदे पुराने शर्ट और फीके डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए था। आप लोग कौन हैं? जब उसने तीन लोगों को अपनी झोपड़ी की ओर जाते देखा तो उस आदमी ने सावधानी से पूछा। वे डरावने लग रहे थे, खासकर वह सांवला आदमी जो नीला सूट पहने हुए था। उसके चेहरे पर जख्म के निशान देखकर वह घबरा गया। हालांकि उसने कोई डर नहीं दिखाया और अपनी पत्नी को पीछे खींच लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। पिताजी, अब तो आप भी मुझे नहीं पहचानते। आदित्य मुस्कुराया और अपने पिता की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि उसके पिता बीमार होने के बावजूद भी अपनी मां के लिए खड़े हैं तो उसे कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं। वह अब भी वही गर्वित व्यक्ति था जो किसी भी तरह की कमजोरी दिखाने से इनकार करता था। जब उसके पिता ने अपनी जानी पहचानी लेकिन अपरिचित आवाज़ सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे आदित्य के पास गए और अपने बेटे के चेहरे को देखा।
क्या ये सच में तुम हो बेटा? उन्होंने कांपती आवाज में बुदबुदाया। आदित्य ने अपने पिता के सवाल पर सिर हिलाया। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। जब उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं तो वह और भी भावुक हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की आंखें समय के साथ और भी झुर्रीदार और बूढ़ी हो गई हैं। वह अब बूढ़ी हो रही थी। तुम फिर से लंबे हो गए हो। यह अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, उसकी माँ ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा। आदित्य ने जब उसकी प्यार भरी आवाज़ सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वह पुराने दिनों में वापस आ गया है जब वह अभी भी एक छोटा बच्चा था। आज भी उसकी माँ अभी भी वही प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली इंसान है। माँ, पापा, मुझे आपको छोड़कर जाने का दुख है। वह अपनी माँ के शरीर को थामे हुए रो पड़ा। वह पहले से ज्यादा दुबली और कमजोर हो गई थी। काल जो इस पारिवारिक पुनर्मिलन को देख रहा था, उसने करण को पकड़ लिया और मन ही मन बुदबुदाया, चलो एक तरफ चलते हैं। जब उसने करण की बांह पकड़ी तो उसे पता चला कि वह दूसरे पक्ष को हिला भी नहीं सकता। अंत में वह केवल अपना सिर हिला सकता था और घूम सकता था। अध्याय 45 माँ और पिताजी को शहर में रहने के लिए राजी करना। क्या बात कर रहे हो? हम सब ने तुम्हें शहर भेजने पर सहमति जताई थी। उसके पिता ने आदित्य का कंधा थपथपाया। बेटा, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? उसकी माँ ने करण और काल की ओर देखते हुए पूछा। आदित्य ने अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा और जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझका। वे दोनों मेरे लिए काम कर रहे हैं। जिस नई कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा पद काफी ऊंचा है, इसलिए मुझे कुछ कामों में मदद के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। उसके माता पिता उसकी बातें सुनकर थोड़े हैरान हुए। एक हफ्ते पहले तक वह अभी भी एक निर्माण मजदूर था। उसकी हैसियत में अचानक इतनी उछाल इतनी अचानक आई कि उन्हें यकीन करना मुश्किल हो गया। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर बात करते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। अपने दोस्तों से कहो कि वे भी अंदर आ जाएं। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें सभी लोग मुश्किल से बैठ पाते थे। करण को तो खड़े होने पर भी मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह उनकी कुर्सियों के लिए बहुत बड़ा था। मुझे हमारे खराब आतिथ्य के लिए बहुत खेद है। हमें नहीं पता कि आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हमने कुछ भी तैयार नहीं किया है। उनकी माँ अनाफ्लोर सक्सेना ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ठीक है मैडम, आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ आने से पहले नाश्ता भी कर लिया है, इसलिए हमें भूख नहीं है। काल ने ये सुनकर जल्दी से कहा। वह अपने बॉस के माता पिता पर कैसे गुस्सा कर सकता था? जहाँ तक करण का सवाल है, वह बस चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी शांत आंखों ने अधेड़ दंपत्ति को डरा दिया। बेटा, तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हारी नई कंपनी कैसी है। क्या तुम हमें इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? आदित्य के पिता लिडियो सक्सेना ने अपनी धुआंधार गर्म कॉफी पर फूंक मारते हुए पूछा। यह आ रहा है। आदित्य को पहले से ही पता था कि उसके माता पिता उसके नए कार्यक्षेत्र के बारे में पूछेंगे। सीधे चेहरे से उसने जवाब दिया, तुमने ताज होटल के बारे में सुना है न? ये सुनकर उसके माता पिता दोनों ने सिर हिलाया। ताज होटल उनके देश में एक ब्रांड की तरह था, इसलिए उनके जैसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी इस प्रसिद्ध होटल के बारे में जानते थे। मैं अब वहाँ काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी स्थिति का सवाल है, आप कह सकते हैं कि मेरी भूमिका प्रबंधकीय है, आदित्य ने स्पष्टता से कहा। लिडियो ने जब ये सुना तो उसकी कॉफी लगभग उल्टी हो गई। आप ताज होटल में मैनेजर के पद पर हैं। अनाफ्लोर की प्रतिक्रिया उतनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी जितनी कि उसकी थी, लेकिन वह भी हैरान थी। ठीक है, मेरे बारे में बहुत हो गया। आप अस्पताल क्यों नहीं गए पापा? आदित्य ने अपने पिता को गहराई से देखा, जिसके जवाब में पिता की हंसी फूट पड़ी। लिडियो ने अपना सिर हिलाया। मुझे अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हालत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अब खांसी भी नहीं आ रही है। मुझे बस एक और दिन की ज़रूरत है और मैं सामान्य हो जाऊंगा। आदित्य केवल अपने पिता को कड़वी निगाहों से देखता रह गया। वह मदद के लिए अपनी माँ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैंने कल तुम्हारे पापा को भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह आदमी बहुत जिद्दी है। अनाफ्लोर ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। आदित्य को पता चल गया था कि उसके पिता अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं। वह उन्हें बताना नहीं चाहता था ताकि वे चिंतित न हों। क्या होगा पापा? आपको और माँ को मेरे साथ शहर आना चाहिए। यहाँ जीवन आप दोनों के लिए बहुत कठिन है। पापा, अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आपकी हालत और भी खराब हो सकती है। वह अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित था। लक्ष्मण वर्मा के आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं और उनके गिरोह के आकार को देखते हुए ये केवल समय की बात थी कि उन्हें उसकी पहचान के बारे में पता चले।
लिडियो ने ये सुनकर अपनी पत्नी को घूर कर देखा। हाल ही में उनके लिए जीवन वाकई कठिन था। वह भी शहर में रहना चाहता था, लेकिन वह अपनी जमीन को बिना देखभाल के नहीं छोड़ना चाहता था। हमारे प्लॉट का क्या होगा? उसने अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। पापा, चलो हम जमीन बेच देते हैं। हम शहर में रह सकते हैं। वहाँ हमारी जिंदगी ज्यादा आरामदायक होगी। कृपया माँ के बारे में सोचो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आदित्य ने समझाया। जमीन बेच दूँ? लिडियो का चेहरा उतर गया। यह जमीन उसे आदित्य के दादा से विरासत में मिली थी। वह इसे यूं ही बेचना नहीं चाहता था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को तकलीफ हो। उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव उभर आया। आदित्य को अपने पिता के चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। वह जानता था कि उसके पिता की इस जमीन के प्रति गहरी भावनाएं थीं, क्योंकि यह जमीन उसे आदित्य के दिवंगत दादा से विरासत में मिली थी। हालांकि वह उन्हें शहर में अपने साथ चलने के लिए मनाने का कोई और कारण नहीं सोच पाया। पिताजी, अगर आप जमीन बेचना नहीं चाहते हैं तो हम कुछ लोगों से इसकी देखभाल करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे न रहने पर जमीन की देखभाल करेगा। लिडियो के चेहरे पर उसके शब्द उभर आए। ठीक है, हम तुम्हारे चाचा जोमा से जमीन की देखभाल करने के लिए कह सकते हैं। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। यहाँ मेरा इंतजार करो, उसने झोपड़ी से बाहर जाने से पहले कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। चाचा जोमा उसके पिता के दूर के रिश्तेदार थे और उनका परिवार काफी करीब था। उनके आसपास होने से उसके पिता को अब अपनी जमीन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसे जाते हुए देखो। तुम्हारे पिताजी की बहुत पुरानी इच्छा थी कि वे शहर में रहें। वे यहाँ की जमीन नहीं छोड़ सकते थे। अनाफ्लोर हल्के से हंसा। आदित्य के पिता के चले जाने के बाद अनाफ्लोर ने काल से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। जहां तक करण का सवाल है, वह अभी भी उससे डरती थी, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा। जल्द ही लिडियो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ वापस आया जिसने पुआल की टोपी पहन रखी थी। जब आदित्य ने उस व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और उसका अभिवादन किया। अंकल जोमा। जोमा ने अपनी टोपी उतारी और आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा। उसने आंखें मूंद लीं और उसके चेहरे का अध्ययन किया और आश्चर्य से बोला, आदित्य, अब तुम एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमारे पास बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। एनाफ्लोर ने जोमा के लिए लकड़ी की कुर्सी पकड़ी। ये कुर्सी करण के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन जोमा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। किसी सहमति पर पहुंचने से पहले परिवार ने काफी देर तक बातचीत की। जोमा अस्थायी रूप से उनकी झोपड़ी में रहेगा और उनकी जमीन की देखभाल करेगा। बदले में उसे आदित्य से भुगतान मिलेगा। उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वह जोमा को कितना भुगतान करेगा, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि जोमा उसके भुगतान से संतुष्ट होगा। शुरू में जोमा भुगतान को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन आदित्य ने उसकी परेशानियों के लिए उसे भुगतान करने पर जोर दिया। आखिरकार उनकी जमीन की देखभाल करना आसान नहीं था। कुछ ही देर बाद दोनों पक्षों की संतुष्टि के साथ बातचीत समाप्त हो गई। अध्याय 46 लॉरेंस फिन और मॉर्गन स्टेन, यह आपकी कार है? लिडियो ने अपने बेटे से आश्चर्य से पूछा। एनाफ्लोर भी अपनी आंखें चौड़ी करके सुबारू फॉरेस्टर को घूर रही थी। आदित्य को पसीना आ गया जब उसने अपने माता पिता की जिज्ञासु निगाहें देखीं। ये कार होटल ने मुझे मुआवजा पैकेज के हिस्से के रूप में दी थी। होटल में मेरी स्थिति काफ़ी खास है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक कार लेना ही सही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच, ये तो उनकी उदारता है। अनाफ्लोर ने अपने बेटे को संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा। रिंग रिंग रिंग। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। आप लोग पहले अंदर आ जाओ, मुझे ये कॉल लेना है। उसने जल्दी से अपने माता पिता को बताया। कॉल उसके लिए बिल्कुल सही समय पर आई थी। हेलो, मैं आदित्य, सक्सेना बोल रहा हूँ। वह अच्छे मूड में था क्योंकि वह अपने माता पिता की पूछताछ से बचने में कामयाब रहा था। गुड आफ्टरनून, मी सक्सेना। मैं ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड का लॉरेंस फिन हूँ। मॉर्गन स्टेनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मॉर्गन स्टेन भी मेरे साथ यहाँ है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आज रात के लिए आपका शेड्यूल खाली है। फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा था। उसकी आवाज़ शांत थी और आदित्य उसके लहजे में गरिमा महसूस कर सकता था। लॉरेंस फिन और मॉर्गन स्टेन, ये दोनों कौन हैं? आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। गुड आफ्टरनून, मी फिन। कृपया मी स्टेन को भी मेरा अभिवादन पहुंचाएं। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्या ये स्टारबक्स के शेयरों के हस्तांतरण के बारे में है? आदित्य ने झिझकते हुए पूछा। उसे याद आया कि उसने लाल पैकेट में से एक से स्टारबक्स के 7% शेयर का दावा किया था। हाँ, मी
सक्सेना, हम एक निजी जेट में सवार होने वाले हैं। हमें शाम 9 बजे से पहले निनोए एक्विनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए। लॉरेंस ने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए जवाब दिया। वह एक बूढ़े आदमी के साथ चल रहा था जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। ओह, मैं आप दोनों के लिए सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। मैं यहाँ महारलिका में आपका इंतज़ार करूँगा। मैं आप दोनों को आपकी हैसियत के मुताबिक एक भव्य काफिले के साथ लेने ज़रूर जाऊँगा। आदित्य के जवाब से लॉरेंस मुस्कुराया। फिर उसने अपने साथ चल रहे बूढ़े आदमी को अंगूठा दिखाया। हा, बढ़िया, जल्द ही मिलते हैं मिस्टर सक्सेना। लॉरेंस ने जोरदार हंसी के साथ फ़ोन काट दिया। हाल ही में स्टारबक्स में एक बड़ा बदलाव हुआ। ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड और मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अपने शेयरों का एक बड़ा हिस्सा किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया। इस घटना ने शेयर धारकों के बीच बड़ी हलचल मचा दी। आखिरकार ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड और मॉर्गन स्टैनली दोनों ही स्टारबक्स के सबसे बड़े शेयरधारकों में से थे। उनके बयान के अनुसार रहस्यमय व्यक्ति ने उन दोनों से $8.40 बिलियन मूल्य के कुल 7% शेयर खरीदे, जिससे वह स्टारबक्स का नया दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। उसने क्या कहा? बिजनेस सूट पहने बूढ़े आदमी मॉर्गन स्टेन ने पूछा। लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महारलिका में हमारा एक भव्य काफिला इंतजार कर रहा है। उसने बूढ़े आदमी का कंधा पकड़ा और दिल खोलकर हंसा। उन दोनों को आदित्य को अपने शेयर हस्तांतरित करने के लिए बहुत बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ के रूप में लॉरेंस ने अपने स्टारबक्स के 5.5% शेयर आदित्य को बेचे, जबकि मॉर्गन स्टेन ने अपने 1.5% शेयर बेचे। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। प्राइवेट जेट में घुसते ही लॉरेंस ने बूढ़े आदमी की तरफ अपना सिर घुमाया और पूछा, मॉर्गन, तुम मिस्टर सक्सेना के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुमने उनके बारे में सुना है? दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा अरबपति थे और वह उनमें से काफ़ी लोगों को जानता था। हालांकि उसने आदित्य सक्सेना के बारे में कभी नहीं सुना था। मॉर्गन ने अपना सिर हिलाया। मैंने इस व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। हालांकि वह हमारे शेयर खरीदने के लिए $8 बिलियन से अधिक नकद निकालने में कामयाब रहा। ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसे उन गुप्त अरबपतियों में से एक होना चाहिए। कुछ अरबपति अपने व्यापारिक साम्राज्यों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ अरबपति ऐसे भी थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान छिपाना चुना। मॉर्गन का मानना था कि आदित्य उन गुप्त अरबपतियों में से एक थे। लॉरेंस ने सहमति में अपना सिर हिलाया। आदित्य ने क्रिजिया का नंबर डायल किया और उसे लॉरेंस के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। बॉस, आपका मतलब है कि आपने स्टारबक्स के 7% शेयर खरीदे हैं? फ़ोन पर क्रिजिया की हैरान आवाज़ सुनी जा सकती थी। ये सही है। मैं चाहता हूं कि आप लॉरेंस और मॉर्गन के लिए एक भव्य काफिला तैयार करें। वे रात 9 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर होंगे। आदित्य अपने आगंतुकों की उपेक्षा नहीं करना चाहता था क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। उसने क्रिजिया से सीखा कि दोनों व्यक्ति वास्तव में अरबों डॉलर की बहुनिवेश कंपनियों के मालिक थे। अगर वह उनकी उपेक्षा करता तो वह मूर्ख होता। ठीक है, मैं अपने लोगों को उनके आने से पहले सब कुछ तैयार करने के लिए कह दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बॉस। क्रिजिया को भी इस मामले का महत्व पता था। अगर वे लॉरेंस और मॉर्गन के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गए तो भविष्य में उनके लिए बहुत सारे लाभ होंगे। अच्छा, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ। आदित्य ने कॉल काट दी और कार में बैठ गया। वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था क्योंकि उसे शाम को 2 अरबपतियों से मिलना था। हालांकि वह पहले से ही एक अमीर आदमी था, फिर भी वह अभी भी अपनी नई पहचान के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाया था। बेटा, तुम्हें पहले किसने फ़ोन किया था? आदित्य के कार में बैठते ही अनाफ्लोर ने अपने बेटे से पूछा। ये होटल से कोई है। मैं जल्द ही आप लोगों को उससे मिलवा दूंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने माता पिता को ताज होटल में लाने की योजना बनाई। वह उन्हें इस समय लेक व्यू विला में नहीं ला सकता था। लक्ष्मण वर्मा के आदमी रॉयल टेरिटरी के चारों ओर फैले हुए थे। वह अपने माता पिता को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह उन्हें केवल अस्थायी रूप से ताज होटल में रहने दे सकता था। होटल में पेशेवर सुरक्षाकर्मी थे, इसलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी। एनाफ्लोर और लिडियो ने जब आदित्य को अपनी सीट पर आंखें बंद करके झुकते देखा तो उन्होंने पूछना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके बेटे का व्यवहार उनके पुनर्मिलन के बाद से ही असामान्य हो गया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह उनसे क्या छिपा रहा था। सैन बेनेटो से मकाती तक का सफ़र भारी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लंबा था। वे 3 घंटे से ज़्यादा समय बाद ही पहुंच पाए। अध्याय 47 माँ बाप को ताज होटल ले जाना। करण की रिपोर्ट। आदित्य अपने माता पिता के साथ गाड़ी से उतरा। वह अपने माता पिता को चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्रिजिया को संदेश भेजा कि वह फिलहाल उसकी पहचान उजागर न करे।
अनाफ्लोर और लिडियो ने अपना सिर उठाया और विस्मय से उस ऊंची गगनचुंबी इमारत को देखने लगे। तो ये ताज होटल है। ये वाकई खूबसूरत और भव्य है, अनाफ्लोर ने प्रशंसा में कहा। इस बीच लिडियो कुछ भी कहने में बहुत हैरान था। उसने बस अपना सिर हिलाया। माँ, पापा, मेरे पीछे अंदर आ जाओ। आदित्य ने अपने माता पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर उन्हें पता चले कि वह इस इमारत का मालिक है तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आदित्य उन्हें इमारत के अंदर ले गया। काल और करण तीनों के दोनों ओर चलते हुए गंभीर निगाहों से आसपास के माहौल को देखते रहे। अचानक करण आदित्य के पास गया और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल आदित्य ही सुन सकता था। बॉस, मैंने इमारत के बाहर 3 संदिग्ध लोगों को छिपते हुए देखा। जिस तरह से वे खुद को खड़ा कर रहे थे उससे लगता है कि उनके पास पिस्तौल या छोटी सबमशीन गन होनी चाहिए। आदित्य की भौहें उसके शब्दों पर ऊपर की ओर झुक गईं। वे लोग वही लोग होने चाहिए जो हाल ही में उसका पीछा कर रहे थे। क्या आप बिना किसी को बताए उन्हें वश में कर सकते हैं? उसने संकोच से पूछा। करण एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप था जिसे उसने अंगरक्षक बनने के लिए प्रोग्राम किया था। उसकी शारीरिक क्षमताएं सामान्य मनुष्यों की तुलना में कई गुना बेहतर थीं। वह करण के कौशल का परीक्षण करना चाहता था। करण ने सिर हिलाया। क्या आप उन्हें जीवित या मृत देखना चाहते हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। आदित्य केतन की भावनाओं की कमी से हैरान था। उसे खुशी थी कि यह आदमी उसके प्रति वफादार था। मैं उन्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, उसने बुदबुदाया। वह अपने दुश्मनों के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उन लोगों से पूछताछ करना बेहतर था। काल, अपना फोन उसे दे दो। काल को यह आदेश सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और करण को थमा दिया। पासकोड 9819 है। यह मेरा नंबर है। काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। आदित्य ने अपना फोन नंबर करण को दिखाया। हाँ बॉस। करण ने काल का फोन उसके सूट की भीतरी जेब में रख दिया और फिर वह मुड़कर चला गया। काल ने संदेह भरी निगाहों से करण की पीठ को देखा और फिर आदित्य की तरफ देखा। उसे उत्सुकता थी कि करण क्या करेगा, लेकिन उसने अपने बॉस से पूछने की हिम्मत नहीं की। एक अधीनस्थ के रूप में उसका एकमात्र काम आदित्य के आदेशों का पालन करना था। ये कुछ ऐसा था जो उसने सेना से सीखा था और वह अभी भी इस नियम का पालन करता था। जब वे रिसेप्शन की ओर बढ़े तो आदित्य ने बिजनेस सूट पहने एक महिला को अपनी ओर आते देखा। यह महिला जैद थी, जो क्रिजिया की सहायक थी। गुड आफ्टरनून मिस्टर सक्सेना। गुड आफ्टरनून सर सक्सेना और मैडम सक्सेना। आपका कमरा पहले से ही तैयार है। मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। जैद ने विनम्रता से उन पर मुस्कुराया। उसने आदित्य के माता पिता को देखा और जब उसने उनके फटे पुराने कपड़े देखे तो वह थोड़ा हैरान हुई। हालांकि उसने उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे इमारत के मालिक के माता पिता थे। ये एनाफ्लोर और लिडियो को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने किसी बड़े प्रतिष्ठान से इस तरह का आतिथ्य अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे कुछ भी कहने में थोड़ा घबरा रहे थे। मार्गदर्शन करो, आदित्य ने सिर हिलाया। क्रिजिया एक कुशल अधीनस्थ थी। वह कुछ ही घंटों में सब कुछ जल्दी से तैयार करने में कामयाब रही। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में ताज होटल की जनरल मैनेजर थी। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ताज होटल में 130 से ज़्यादा मंजिलें हैं और सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2300 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बेशक आदित्य के समूह ने सीढ़ियां नहीं चढ़ीं। जैद उन्हें 36वीं मंजिल पर एक स्वीट में ले गया। इसमें लगभग 200 वर्ग मीटर का रहने का स्थान है। एनाफ्लोर और लिडियो स्वीट के डिज़ाइन से चकित थे। जोड़े के लिए सब कुछ शानदार था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतनी शानदार जगह पर रह रहे होंगे। क्या हम अब से सचमुच यहीं रहेंगे? लिडियो ने अपने बेटे से अविश्वास में पूछा। उसे नहीं पता था कि स्वीट खरीदने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी। बेशक, हालांकि ये केवल अस्थायी है। मैं तुम लोगों को इस जगह से कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह पर ले जाऊंगा। आदित्य मुस्कुराया जब उसने अपने माता पिता की हैरान निगाहों को देखा। फिर उसने अपनी नज़र जैद की ओर घुमाई और उससे कहा, कृपया उनके साइज़ ले लो और उनके लिए कुछ कपड़े खरीदो। तुम इस कार्ड में मौजूद पैसे का इस्तेमाल कर सकती हो। उसने अपना एटीएम कार्ड जैद को थमा दिया। हाँ मिस्टर सक्सेना। जैद ने आदरपूर्वक उनसे आम कार्ड ले लिया। माँ, पिताजी, मुझे अभी भी काम करना है इसलिए मैं पहले विदा लूँगा। मैं आज वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य को क्रिजिया से मिलना था और उससे लॉरेंस फिन और मॉर्गन स्टेन के आगमन की तैयारियों की प्रगति के बारे में पूछना था। मिस जैद, कृपया मेरे माता पिता का ख्याल रखना, आदित्य ने काल के साथ स्वीट से बाहर निकलने से पहले निर्देश दिया। जैसे ही वह चला गया, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा।
करण को गए हुए 30 मिनट हो चुके थे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि करण की मौजूदा क्षमताएं उसकी अपनी क्षमताओं से भी बेहतर थीं। चलो नीचे चलते हैं, करण जल्द ही हमें फ़ोन कर देगा, उसने बुदबुदाया। कार्ल ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे लिफ्ट तक चला गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वे आराम करने के लिए लाउंज में चले गए। 15 मिनट से ज्यादा बैठने के बाद अचानक आदित्य का फ़ोन बज उठा। रिंग रिंग रिंग। उसने फ़ोन उठाया और करण की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बॉस, काम हो गया है, मैं उन्हें बेसमेंट 2 में पार्किंग एरिया में ले आया हूँ। वे तीनों इस समय बेहोश हैं। अच्छा, वहाँ हमारा इंतज़ार करो, आदित्य ने फ़ोन काटने से पहले कहा। फिर वह खड़ा हुआ और कार्ल से बोला, चलो चलें। वे जल्दी से दूसरे बेसमेंट की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि करण ग्रे सुबारू फॉरेस्टर के पास खड़ा था। उसका चेहरा बारहमासी बर्फ की तरह शांत और ठंडा था। वे कहाँ हैं? आदित्य ने करण के करीब पहुंचते ही पूछा। कार के अंदर, मैंने उन्हें उनके कपड़ों से बांध दिया, करण ने अंगूठे से पीछे वाली गाड़ी की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। अध्याय 48 काल की वफादारी का परीक्षण। आदित्य ने कार का दरवाज़ा खोला और देखा कि 3 आदमी बेहोश पड़े हैं। उनके हाथ पैर कपड़ों से कसकर बंधे हुए थे, यहाँ तक कि उनके मुंह भी बंद कर दिए गए थे ताकि वे चिल्लाएं या हंगामा न करें। आदित्य ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे 3 थप्पड़ मारे। पा 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 आ, जल्द ही, आदमी ने कहा और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने आदित्य को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य की ठंडी निगाहें उस आदमी की आंखों में घुस गईं, जिससे वह अनजाने में ही कांप उठा। आदित्य ने उस आदमी के मुंह में ठूंसा कपड़ा पकड़ लिया। तुम्हारा बचना तुम्हारे जवाबों पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी ने ही भेजा है। अगर तुम मुझे बता दो कि वह व्यक्ति कौन है तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। उसकी बातें सुनकर वह आदमी झिझकते हुए उसे घूरने लगा। क्या तुम सच में मेरी जान बख्श दोगे? वह कार्टेल का पुराना सदस्य था, लेकिन उसे अपनी जान ज्यादा कीमती लगती थी। आदित्य के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपना सिर हिलाया। बेशक, उस आदमी ने अपने विचारों को समेटते हुए गहरी सांस ली। वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसके सामने वाला व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। ये सोचते हुए उसने अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला। मैं बॉस दिनेश राणा के लिए काम कर रहा हूँ। उसने हमें तुम्हें पकड़कर वापस बेस पर लाने के लिए कहा है। हमें 3 और लोगों को भी पकड़ना है, लेकिन वे केवल दूसरे लक्ष्य हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य तुम हो। आदित्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये दिनेश राणा कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? और तुमने जिन 3 दूसरे लक्ष्यों का जिक्र किया है वे कौन हैं? वह आदमी एक बार फिर झिझका, लेकिन आदित्य की ठंडी निगाहों के सामने वह सब कुछ उगल सका। बॉस दिनेश राणा कार्टेल के शीर्ष लोगों में से एक है। वह मुख्य रूप से मकाती, कमलापुरा और 3 अन्य शहरों में ड्रग के कारोबार के लिए जिम्मेदार है। कभी कभी वह हमारे रैंकों में छिपे जासूसों को भ्रमित करने के लिए बॉस लक्ष्मण वर्मा का रूप भी धारण कर लेता है। जहां तक 3 दूसरे लक्ष्यों की बात है तो वे सोफिया, लोकेश और मारिया हैं। जब उस आदमी ने दिनेश राणा का जिक्र किया तो उसे उस व्यक्ति के बारे में याद आया जिससे वह उनके एक अड्डे पर मिला था। उस आदमी ने नकाब पहना हुआ था और वह लक्ष्मण वर्मा का रूप भी धारण कर रहा था। आदित्य को 90% यकीन था कि वह आदमी दिनेश राणा ही था। आदित्य को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में लक्ष्मण वर्मा के सबसे बड़े आदमियों में से एक था। जहां तक सोफिया के परिवार को निशाना बनाए जाने की बात है तो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। सोफिया के पिता पर पुलिस का कड़ा पहरा था और ड्रग कार्टेल उनसे भिड़ने की मूर्खता नहीं करेगा। आदित्य को समझ नहीं आया कि लक्ष्मण वर्मा सिर्फ एक लड़की को पाने के लिए इतनी सारी मुसीबतें क्यों झेलने को तैयार है। उसके पास जो साधन है उनके लिए विदेशी सुंदरियों के साथ खेलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या सोफिया में कुछ खास बात है? उसने सोचा। आदित्य ने उस आदमी का कंधा पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, और क्या जानते हो? वह आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, बी बॉस दिनेश राणा 3 दिन में खुद एक बड़े क्लाइंट को पैकेज डिलीवर करेंगे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार जो ड्रग्स डिलीवर किए जाएंगे उनकी कीमत 200 मिलियन पैसा से ज्यादा है। ये जानकारी सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। मुझे इसके बारे में और बताओ। उस आदमी से पूछताछ करने के बाद वह कुछ उपयोगी जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उनके अनुसार दिनेश राणा से मिलने वाला व्यक्ति वास्तव में महारलिका के सेनेटरों में से एक, सेनेटर रेमन आसनल था।
ये देखकर वह चौंक गया क्योंकि उक्त सेनेटर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध था। शीर्ष स्थानीय नेटवर्क ने एक फिल्म भी बनाई जो उसे समर्पित थी। सेनेटर रेमन से संबंधित जानकारी के अलावा आदित्य ने उस व्यक्ति से डिलीवरी के विशिष्ट विवरण के बारे में भी पूछा। इसमें डिलीवरी का समय, स्थान और दिनेश राणा द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले लोगों की संख्या शामिल थी। अच्छा, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं, आदित्य ने उस आदमी के गाल थपथपाते हुए कहा और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। फिर उसने अपना सिर करण की तरफ घुमाया और फुसफुसाया, उनका निपटारा कर दो, पुलिस को अपने बारे में पता न लगने दो और यह सुनिश्चित करो कि काम साफ सुथरा हो। हाँ बॉस, करण ने अपना सिर हिलाया। उसके साथ जाओ। आदित्य ने काल को एक अजीब नज़र से देखा। काल का चेहरा गंभीर था, लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। काल फिर से हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन जब इसमें अपराधी शामिल हों तो यह एक अलग बात थी। वह ये भी जानता था कि अगर वे इन लोगों को पुलिस के पास भेजेंगे तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। हाँ बॉस, काल ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। कार के अंदर बैठे आदमी ने देखा कि उनकी निगाहों में कुछ गड़बड़ है। अरे, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे जीने दोगे, अपने वादे से पीछे मत हटो, पा। करण ने उसे कराटे का झटका दिया जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। फिर उसने उस आदमी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उनकी बंदूकें मत फेंको, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। महारलिका में बंदूक खरीदना बहुत मुश्किल था। प्रक्रिया परेशानी भरी थी और कई परीक्षण करने की आवश्यकता थी। जहां तक ब्लैक मार्केट में अवैध रूप से खरीदने की बात है तो ये खतरनाक था, क्योंकि ऐसी जगहों पर सभी तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। आदित्य ने उन्हें अपनी नज़र से भेजने से पहले कुछ और निर्देश दिए। काल को करण के साथ भेजने के उसके अपने कारण थे। काल कभी सेना का हिस्सा था और सेना से उसका कुछ लगाव हो सकता है। आदित्य ये परखना चाहता था कि क्या काल ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। अगर वह करण के साथ काम पूरा कर लेता है तो आदित्य उस पर भरोसा करने को तैयार हो जाएगा। जब उसे गाड़ी दिखाई नहीं दी तो वह क्रिजिया को देखने के लिए ऊपर की ओर चला गया। उसे याद आया कि लुई वुइटन के अध्यक्ष भी आ जा रहे थे और अपनी घड़ी पर समय देखकर लगा कि उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। क्रिजिया इस समय बहुत सी चीज़ों से निपट रही होगी, क्योंकि मैंने उसे लॉरेंस और मॉर्गन के आगमन की तैयारी करने के लिए भी कहा था। ये सोचते हुए वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने जल्दी से जैड को फ़ोन किया और उससे क्रिजिया का पता पूछा। मिस रोसालेज लुई वुइटन के अध्यक्ष श्री प्रणव भगत से बात कर रही हैं। वे, ठीक धन्यवाद। क्रिजिया के बारे में पता चलने के बाद आदित्य जल्दी से जैड द्वारा स्पोकन लोकेशन की ओर चल पड़ा। जल्द ही उसने क्रिजिया को 4 विदेशियों के साथ बातचीत करते हुए पाया। वे जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उससे वे बहुत ही सभ्य व्यक्ति लग रहे थे। वे लुई विटॉन और LVMH ग्रुप के लोग होंगे, उसने सोचा और उनकी ओर बढ़ा। अध्याय 49 पेरिस में नीलामी का निमंत्रण। क्रिजिया को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने आदित्य को अपनी ओर आते देखा। सज्जनों, मुझे आपको ताज होटल के मालिक श्री आदित्य सक्सेना से मिलवाने की अनुमति दें। चारों फ्रांसीसी लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक लंबे आदमी को देखा जो हल्के भूरे रंग का सूट और उसी रंग की पैंट पहने हुए था। उसने भूरे रंग के चमड़े के जूते पहने हुए थे जो उसके समग्र आकर्षण को बढ़ा रहे थे। शुभ दोपहर सज्जनों, आदित्य ने उनसे हाथ मिलाते हुए एक पेशेवर मुस्कान बिखेरी। क्रिजिया ने फ्रांसीसी लोगों का परिचय भी आदित्य से कराया जब वह उनसे हाथ मिला रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैं सही समय पर आया हूँ, आदित्य ने बहुत आत्मविश्वास दिखाया जो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं था। उन्होंने आदित्य के ज्ञान को परखने के लिए कुछ समय के लिए बेतरतीब बातों पर बातचीत की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में काफ़ी जानकार था और उसने उन्हें महारलिका के बारे में एक अनोखी जानकारी भी दी। उसकी वाक्पटुता ने चारों फ्रांसीसी लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। मिस्टर सक्सेना, मुझे हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी। मैं जानना चाहता था कि क्या आप अगले सप्ताह शनिवार को फ्री होंगे। देखिए, पेरिस में क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में एक नीलामी होने वाली है। मैंने सुना है कि लियोनार्डो दा विंची की साल्वेटो मुंडी नीलामी की वस्तुओं में से एक है। उस खूबसूरत और ऐतिहासिक कलाकृति को प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर होगा। लुई वुइटन के अध्यक्ष प्रणव भगत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, वह पेंटिंग वाकई एक महान ऐतिहासिक अवशेष है। इसे लियोनार्डो दा विंची ने फ्रांस के राजा लुई 12 द्वारा मिलान के डची पर विजय प्राप्त करने और द्वितीय इतालवी युद्ध में जेनोआ पर नियंत्रण करने के बाद चित्रित किया था। मेरा विला काफ़ी खाली है और यह मेरे संग्रह में एक बढ़िया अतिरिक्त होगा। मुझे उस पेंटिंग को अपने हाथों में लेना बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य ने अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाते हुए कहा।
सुलेख और पेंटिंग के 50 वर्षों के अनुभव का दावा करने के बाद वह अब कला और प्रसिद्ध चित्रकारों के इतिहास में नौसिखिया नहीं था। यह उन चीज़ों में से एक थी जो उसने अपने दिमाग में उन लंबे वर्षों के अनुभव को शामिल करने के बाद सीखी। क्रिजिया और 4 फ्रांसीसी लोग पेंटिंग के बारे में उनके ज्ञान से हैरान रह गए। शानदार, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सक्सेना भी कला के प्रेमी हैं। प्रणव भगत ने उसे विस्मय से देखा, जबकि अन्य फ्रांसीसी प्रशंसा में ताली बजा रहे थे। इस बीच क्रिजिया भी आदित्य को श्रद्धा भरी नज़रों से देख रही थी। उसके बॉस ने थोड़े ही समय में प्रणव भगत और बाकी लोगों का सम्मान अर्जित कर लिया। ताज होटल के पूर्व मालिक ऐसा नहीं कर सके। आदित्य ने हल्के से हंसते हुए वाइन का गिलास टेबल पर रख दिया। मैं बस पेंटिंग और कला के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मिस्टर बकारी। आदित्य ने फ्रांसीसी लोगों के साथ 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की। उनकी बातचीत एक अच्छे नोट पर समाप्त हुई और उन्हें प्रणव भगत ने पेरिस में नीलामी में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। वह भी नीलामी में शामिल होने के लिए उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बॉस, आपने तो मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। क्रिजिया की आंखों में सितारे थे जब वह आदित्य के चेहरे को देख रही थी। मुझे ऐसे मत देखो, आदित्य ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और कहा, लॉरेंस और मॉर्गन के आने से पहले हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। क्या सब कुछ तैयार है? क्रिजिया ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही अपने लोगों को सूचित कर दिया है। वे केवल हमारे संकेत का इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने उसके चेहरे को देखा और उसकी आंखों में थकान के कुछ निशान देखे। धन्यवाद, उसने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। क्रिजिया उसके अचानक कहे गए शब्दों से आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी वह उसे एक स्पष्ट मुस्कान देने में कामयाब रही। यह मेरा सौभाग्य है, बॉस। 3 घंटे बाद एक काले रंग की लिमोजिन, जिसके पीछे एक भव्य काफिला था, निनोय एक्विनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिखाई दी, जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए। आदित्य और क्रिजिया भीड़ की तीखी निगाहों के बीच लिमोजिन से बाहर निकले। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें सख्त दिखने वाले सुरक्षाकर्मियों के एक समूह ने तुरंत रोक दिया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए, ये तो वे ही होंगे। आदित्य ने उस निजी जेट को देखते हुए कहा जो उतरने ही वाला था। क्रिजिया ने उसे सिर से पैर तक घूरा। फिर उसने ध्यान से उसकी नेकटाई और सूट को ठीक किया। क्या मैं अच्छा देख रहा हूँ? आदित्य ने पूछा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्रिजिया ने जवाब में मुस्कुराया। आदित्य हल्के से हंसा और जो थोड़ी सी घबराहट उसे महसूस हो रही थी वह धुएं के गुबार की तरह गायब हो गई। जल्द ही निजी जेट उतरा और उनके काफिले के सामने रुक गया। धीरे धीरे हैच खुला और जेट के अंदर बैठे लोग एक एक करके नीचे उतरे। सबसे पहले बाहर निकलने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल पीछे की ओर चिकने थे। उसके पीछे एक और बूढ़ा आदमी था जिसके बाल झड़ रहे थे। पीछे की ओर चिकने बालों वाला वह बूढ़ा आदमी मॉर्गन स्टेनली के सीईओ श्री मॉर्गन स्टेन है और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ श्री लॉरेंस फिन है। क्रिजिया ने उसके कान में फुसफुसाया। मॉर्गन स्टेन की कंपनी की अनुमानित कुल संपत्ति $147 बिलियन से अधिक है, जबकि लॉरेंस फिन की ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेटेड की कुल संपत्ति $177 बिलियन से अधिक है। उसने आगे कहा। आदित्य को दोनों बूढ़ों की संपत्ति देखकर आश्चर्य हुआ। वह रहस्यमय ऐप की मदद के बिना इतनी रकम कभी नहीं कमा सकता था। इसकी तुलना में दोनों बूढ़ों ने अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। महालिका में आपका स्वागत है, मिस्टर फिन और मिस्टर स्टेन। आदित्य ने दोनों का विनम्रता से अभिवादन किया। दोनों बूढ़े लोग उसके सम्मान के हकदार थे। आखिरकार वे व्यापार जगत में दिग्गज हस्तियां थे। लॉरेंस और मॉर्गन ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। मॉर्गन ने पूछा, क्या आप मिस्टर सक्सेना हैं? देर से परिचय कराने के लिए क्षमा करें। मैं आदित्य सक्सेना हूं और यह मेरी सहायक क्रिजिया रोसालेज हैं। आदित्य चाहता था कि क्रिजिया भी उनकी बातचीत में शामिल हो, इसलिए उसने उसका भी उन दोनों से परिचय कराया। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और विनम्रतापूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया। आप युवा और होनहार हैं, मिस्टर सक्सेना। सज्जनों, चलो गाड़ी के अंदर ही बातचीत जारी रखें। आदित्य ने लिमोजिन की ओर देखते हुए इस तरफ इशारा करते हुए कहा। लॉरेंस और मॉर्गन ने लिमोजिन की ओर जाने से पहले अपना सिर हिलाया। कई मीडियाकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे और उनकी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग ले रहे थे। दुर्भाग्य से वे इतनी दूर थे कि वे सुन नहीं पाए कि वे क्या बात कर रहे थे। अंत में वे केवल अपने मन में ही अटकलें लगा सकते थे। अध्याय 50 डरावना करण। लिमोजिन के अंदर आदित्य ने लॉरेंस और मॉर्गन को महालिका के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया।
वह बिना हकलाए आत्मविश्वास से बोला और उसका स्वभाव दो व्यावसायिक दिग्गजों से कमतर नहीं था। जल्द ही उनकी बातचीत स्टारबक्स के भविष्य के विकास पर आ गई। आदित्य जानता था कि वह कॉफी मार्केट के बारे में अपनी समझ की कमी के कारण कोई उपयोगी विचार नहीं दे सकता था। हालांकि उसे अचानक ट्रांसेंडेंट कॉफी रेसिपी के बारे में याद आया जिसका उसने हाल ही में दावा किया था। उसकी यादों से इस कॉफ़ी का स्वाद स्टारबक्स की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉफ़ी से बेहतर था और इसकी सामग्री भी महंगी नहीं थी। शुरू में वह अपनी खुद की कॉफ़ी शॉप बनाना चाहता था और इसे अपने मुख्य उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण यह असंभव हो गया। सज्जनों, क्या मैं आपको एक कॉफ़ी रेसिपी चखाऊं जो मैंने खुद बनाई है? मैं वादा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया। ये सुनकर लॉरेंस और मॉर्गन के चेहरे पर दिलचस्पी दिखाई दी। ओह, लगता है मिस्टर सक्सेना कॉफ़ी के शौकीन हैं। लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने उसकी बात पर सिर हिलाया और हंसा। आप दोनों से सच कहूं तो मैं इस कॉफ़ी को हमारे मेन्यू में शामिल करना चाहता हूं। एक बार जब आप मेरी कॉफ़ी चखेंगे तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। लॉरेंस और मॉर्गन उसके शब्दों से अचंभित रह गए। स्टारबक्स की कॉफ़ी रेसिपी उनके प्रतिभाशाली कॉफ़ी निर्माताओं के संयुक्त प्रयासों से बनाई जाती है। उन्होंने मार्केट की मांग को पूरा करने के लिए अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने में कई साल बिताए। स्टारबक्स के कई प्रतिस्पर्धी थे, इसलिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी ब्रांडों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखने के लिए नए रुझानों पर शोध करना पड़ा। जब क्रिजिया ने उनकी बातचीत सुनी तो उसने आदित्य के कपड़े खींच लिए। उसे उसके लिए घबराहट महसूस हुई। काफिला जल्द ही होटल पहुंच गया। आदित्य और क्रिजिया ने लॉरेंस और मॉर्गन को व्यक्तिगत रूप से होटल के अंदर पहुंचाया। मिस रोसालेस, कृपया किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जिस पर आप भरोसा कर सकें कि वह इन सामग्रियों को जल्द से जल्द तैयार कर दे। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद इसे फेंक दें। आदित्य ने ट्रांसेंडेंट कॉफ़ी की सामग्री लिखते हुए कहा। उसे इस बात का डर नहीं था कि क्रिजिया नुस्खा चुरा लेगा, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति था जो इसे बनाने की विधि जानता था। हाँ बॉस, क्रिजिया ने कागज का टुकड़ा पकड़ा और चली गई। सज्जनों, जब मिस रोसालेस सामग्री तैयार कर रही हैं तो आइए। काल ने सुबारू फॉरेस्टर को एक ग्रामीण इलाके में चलाया जहां बहुत कम या बिल्कुल भी घर नहीं थे। उसने करण को देखने के लिए रियरव्यू मिरर को देखा। वह आदमी इतना शांत था कि उसे लगा कि वह किसी राक्षस को देख रहा है। यहाँ तक कि उसके जैसे भूतपूर्व सैनिक को भी उस चीज़ के बारे में घबराहट महसूस हुई जो वे करने वाले थे। ये जगह एकदम सही होनी चाहिए। गाड़ी रोको, करण ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह सुनकर काल ने ब्रेक लगाया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि करण तीनों संघर्षरत लोगों को गाड़ी से बाहर खींच रहा है। ध्यान भटकना बंद करो और इनसे निपटने में मेरी मदद करो। हालांकि यह जगह मुख्य सेक्सनाद से बहुत दूर है, फिर भी कुछ लोग कभी कभी यहाँ से गुजरते हैं। फावड़े और गैसोलीन ले लो, हमें बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। करण ने उसे आवाज़ दी। ठीक है। काल वाहन से बाहर निकला और फावड़े और गैसोलीन ले लिया। काल और करण उन्हें जंगल में और अंदर ले गए। तीनों बंधे हुए लोग जमकर संघर्ष कर रहे थे। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश की। मन ममम हजफिकल, अपने हाथ में ग्लॉक 19 पिस्तौल थामे हुए करण ने तीनों लोगों को घूर कर देखा। तुमने वो फावड़े देखे? तुम लोग बाद में अपनी कब्र खुद खोदोगे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे या खुदाई करने से मना करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा। उसकी आवाज़ शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। तीनों लोग उसकी डरावनी निगाहों को देखकर कांप उठे। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे और उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें खोल दो, करण ने बुदबुदाते हुए अपनी नज़र काल पर घुमाई। काल ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने सावधानी से तीनों को खोल दिया। वह पूरे समय सतर्क रहा, क्योंकि कहीं वे कुछ मजाक न करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए, कार्ल ने जब उनकी रस्सियां खोल दी तो करण ने पिस्तौल उनकी ओर तान दी और चिल्लाया, फावड़े पकड़ो और खुदाई शुरू करो। बंदूक के डर से तीनों लोग लड़खड़ाते हुए फावड़ियों के पास पहुंचे। सर, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम तो केवल बॉस के आदेश का पालन कर रहे थे। सर, कृपया हमें मत मारिए। तीनों लोगों ने आंसू बहाते हुए विनती की। वे इस समय बहुत डरे हुए थे। करण की निगाहों में कोई हलचल नहीं थी। उसने मुट्ठी भर 3 पत्थर उठाए और उन्हें झुके हुए तीनों की ओर फेंक दिया। पा पा पा, यदि आप भयानक मौत नहीं मरना चाहते तो खुदाई शुरू कर दीजिए। खून से लथपथ चेहरे के साथ तीनों दयनीय रूप से खड़े हो गए। वे करण की क्रूरता के लिए उससे नफरत करते थे, लेकिन वे उसके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह आदमी बहुत डरावना था।
अपने हाथ में बंदूक लिए वह उन्हें देख रहा था जैसे कोई भयानक रिपह हो। पुरुषों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। उनकी नज़र कभी कभी काल और करण की ओर जाती थी, लेकिन वे उन्हें ज्यादा देर तक नहीं देखते थे। ये खास तौर पर करण के लिए था, जब भी वे उसकी नज़र से मिलते तो अपनी पैंट में पेशाब कर देते थे। जमीन पर उनके फावड़ों की आवाज़ टाइमर की तरह गूंज रही थी। उन्हें पता था कि एक निश्चित गहराई तक खुदाई करने के बाद उनके जीवन का अंत हो जाएगा। अचानक उनमें से एक ने अपना फावड़ा पास खड़े काल की ओर फेंका और अपने पूरे जीवन में सबसे तेज दौड़ लगाई। वह डर के मारे चिल्लाया और भाग गया। टकराना, उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पैर, दर्द हो रहा है, मदद करो, वह दर्द से चिल्लाया और उसने अपना खून बहता पैर पकड़ लिया। करण ने पिस्तौल पकड़े हुए हाथ को नीचे किया और धीरे धीरे चिल्लाते हुए आदमी की ओर बढ़ा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, उसने ठंडे स्वर में कहा। काल और बाकी दो लोग घबराए हुए से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि करण क्या करेगा। करण ने उस आदमी के चेहरे पर लात मारी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं फिर कभी नहीं भागूंगा, कृपया मुझे छोड़ दो, आदमी दयनीय ढंग से चिल्लाया।